Hello and welcome you all to the UPSC Path channel, and this video is going to be the first weekly quiz video for the November month। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी स्टाइल्ड क्वेश्चन जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको रनिंग वीडियो में 10 सेकंड्स की विंडो भी प्रोवाइड करूँगा ताकि आप जो है उस क्वेश्चन को रनिंग वीडियो में अटैम्प्ट भी कर पाएँ और जिससे कि आपकी एक तरह से टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी भी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम मूव करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको गिवन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप दोनों को आपको जो है हर स्टेटमेंट को एनालाइज करके उस हिसाब से ऑप्शन जो गिवन है सही ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है, क्या दोनों ही सही हैं, क्या दोनों गलत हैं, उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपको मैं 10 सेकंड्स का विंडो प्रोवाइड करता हूँ, आप अटैम्प्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स के तरफ अगर हम यहाँ पर मूव करें तो जो बोलती है कि इंडस रिवर डॉल्फिन जो है आपको सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित दिखेगी। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट पूरी तरह से मैं बोलूँ तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज इंडस रिवर डॉल्फिन जो है आपको पंजाब के हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान तक ही सीमित होना इंडस रिवर डॉल्फिन का, ये स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें जो कहती है कि IUCN स्टेटस जो इंडस रिवर डॉल्फिन को प्रोवाइड किया गया है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में फॉल करती है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है और इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है वो आ जाता है ऑप्शन 2 यानी कि ओनली 2। तो अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आपको मूव करूं तो यहाँ पर अगर हम इंडिया में बात करें तो 3 तरह की डॉल्फिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें तो 2007 तक ऐसा माना जाता था कि ये जो है पाकिस्तान तक ही सीमित थी, लेकिन 2007 में जो है इनकी काफ़ी जनसंख्या जो है पंजाब के हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई गई, जिससे कि ये एंडेमिक टू पाकिस्तान जो वर्ड था ये इसके साथ से हट गया और IUCN स्टेटस जैसे कि हमने डिस्कस करा इसका एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में ये फॉल करती हैं। तो सेकंड गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में अगर हम बात करें, ये ब्लाइंड डॉल्फिन होती हैं और जो ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, गैंगस, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर सिस्टम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये इंडस रिवर सिस्टम में ही पाई जाती है और बांग्लादेश के कर्णफुली और सांगो रिवर सिस्टम में भी जो है आपको इनकी जनसंख्या देखने को मिलेंगी। IUCN स्टेटस जो है इसका भी एंडेंजर स्पीशीज़ में फॉल करती हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंडर जो है गैंगेटिक डॉल्फिन जो है फॉल करती है। और यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन की यहाँ पर बात करें तो इरावदी आपको पता होगा रिवर है जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेगी, म्यांमार में फ़्लो करती है, जिसका ओरिजिन जो है आपको पता ही होगा तिब्बत से निकलती है। तो IUCN स्टेटस जो है इरावदी डॉल्फिन का वो भी यहाँ पर आपको एंडेंजर्ड ही मिलेगा। एंड इंडिया में ये जो है सिर्फ और सिर्फ चिल्का लेक उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो हमने बात करी डॉल्फिन्स के बारे में बात करी जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। वैसे अगर मैं ओवरऑल डॉल्फिन के बारे में बताऊं तो ये जो है आपकी सिटेशियन स्पीशीज़ के अंडर फॉल करती हैं, जिसमें वेल और porpoises भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सिटेशियंस जो है या फिर डॉल्फिन्स, स्पेसिफिक डॉल्फिन के बारे में अगर मैं बताऊं, ये आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट वाटर्स दोनों ही वाटर्स में देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इट्स जस्ट लाइक सेम एज द प्रीवियस वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहती है, तो इससे पहले मैं आपको 10 सेकंड्स की विंडो यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, आप अटैम्प्ट कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं जो कि कहते हैं कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था, उसके तहत जो है राज्यों को ये पावर्स दे दी गई कि आप अपने राज्य में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड आप उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो लिस्ट में जो भी स्टेट के अंडर फॉल करती हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पर कहती है कि NCBC को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया
अंडर आर्टिकल 338A। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है। इसके रॉन्ग होने का कारण मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत जो है पावर्स जो है यहाँ पर रिमूव्ड कर दी गई थी, मार्क माय वर्ड, रिमूव्ड कर दी गई थी, स्टेट से ले ली गई थी कि अब जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो सारी पावर जो सेंटर के को जो है अडोप्ट सेंटर को अलाउड कर दी गई थी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। लेकिन फिर से 2021 में जब 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके तहत दोबारा से राज्यों को ये पावर अलॉट कर दी गई। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पर 102nd की जगह अगर 105th लिखा होता तो ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर ईयर 2021 होता। तो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करते हैं, जो कहते हैं कि एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया अंडर आर्टिकल 338A। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो है आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है। बिकॉज एनसीबीसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन अंडर आर्टिकल 338B के अंडर जो है ये एनसीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी। तो यहाँ पर आंसर जो यहाँ पर आ जाता है, आंसर डी इज़ द राइट वन, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में। तो 102nd एंड 105th के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी डिस्कस हमने करा। और 338B के तहत जो है एनसीबीसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था अंडर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो आर्टिकल 338 एंड 338A के तहत NC/SC एंड NC/ST जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और इशू क्या है इस क्वेश्चन के पीछे? इशू रिसेंटली ये उठा कि मद्रास हाई कोर्ट के मदुराई बेंच ने तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 10.5% रिजर्वेशन जो कि वनियार कास्ट को दिया गया था उसको यहाँ पर खारिज कर दिया। और तर्क यहाँ पर ये दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये जो रिजर्वेशन दिया था वो दिया था फरवरी 2021 में। लेकिन 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कहता है कि राज्यों को ये पावर्स है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को, वो एग्जिस्टेंस में आया था इन अगस्त 2021। तो टेक्निकली और लीगली भी देखा जाए तो फरवरी में जब स्टेट्स के पास ये पावर ही नहीं थी तो उन्होंने रिजर्वेशन दी कैसे? तो ये यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर तर्क दिया इस रिजर्वेशन को खारिज करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो दो स्टेटमेंट्स दोबारा से यहाँ पर गिवन है जस्ट लाइक द ओल्ड वन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो है इनविट से रिलेटेड है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको 10 सेकेंड्स देता हूँ, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इनविट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आर लाइक द म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में कई सालों से इकट्ठे करके पैसे जो म्यूचुअल फंड होल्डर होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, वो आपके पैसे जो हैं इकट्ठा करके आपके कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक द सेम, इनविट्स आर लाइक द म्यूचुअल फंड्स जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टर्स जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बड़े छोटे कॉमन पीपल सब आते हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सके गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। यानी जस्ट लाइक द NHAI अगर कोई रोड बना रहा है उनको फंड चाहिए तो वो इनविट्स के थ्रू यहाँ पर फंड इकट्ठे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड यहाँ पर हम मूव करते हैं। तो इनविट्स जो है वो रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाती है, बिकॉज इनविट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसको सॉल्व करने का अगर मैं तरीका बताऊँ, अगर आपने स्टेटमेंट सही तरह से पढ़ी हो, तो म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो म्यूचुअल फंड शेयर्स इन सब को जो रेगुलेट करता है वो सेबी ही करता है। तो उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपका ओनली वन आ जाता है।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इनविट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी के द्वारा रेगुलेशंस निकाले गए थे इनविट्स के रिगार्डिंग 2014 में, एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इन दोनों के द्वारा ही जो है इनविट्स रेगुलेट की जाती है सेबी द्वारा। तो स्ट्रक्चर ऑफ इनविट्स क्या होता है, इसमें जो है ट्रस्टी आपको देखने को मिलेंगे, स्पॉन्सर दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं एंड प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्टी वो लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्पेक्ट करने की कि इनविट्स वेदर दे आर परफॉर्मिंग गुड और बैड। तो ये जो ट्रस्टी हैं मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द सेबी। अगर ट्रस्टी सेबी द्वारा सर्टिफाइड नहीं है तो वो किसी भी इनविट का ट्रस्टी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर सेकंड स्पॉन्सर की बात करते हैं। स्पॉन्सर्स आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, जो कि इनविट्स सेटअप करते हैं। तो थर्ड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन होते हैं? सो इन्वेस्टमेंट मैनेजर आर द मैनेजर विच सुपरवाइज द एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ इनविट्स, यानी कि आपके फंड जो कलेक्ट होते हैं इनविट्स द्वारा वो देखते हैं कि किस एसेट या कहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थ्रू इनविट्स। तो फोर्थ यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन करने में। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के रिगार्डिंग। तो आपको चेक करना है, यहाँ पर मैं आपको 10 सेकंड्स प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कहते हैं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वो कंपनीज आपकी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो कि यहाँ पर आपकी बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। ARCs आर रजिस्टर्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ अगर हम मूव करें, जो कहती है कि RBI ने जो है एक कमेटी बनाई थी जिसको हेड करा था सुदर्शन सेन सर ने। और ये कमेटी किस लिए बनाई गई थी? ये कमेटी बनाई गई थी ताकि वो रिव्यू कर सके कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की वर्किंग कैसे हम एनहांस कर सकते हैं, कैसे उनकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट तो है बिल्कुल सही आ जाती है, और ऑप्शन बी यानी कि ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ARCs आर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट द कंपनीज एक्ट 2013। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या हैं? सो ARCs आर द कंपनीज विच लुक्स ओवर द बैड एसेट्स। बैड एसेट्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बैंक्स की NPAs की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि एक 90 डेज़ की विंडो होती है। अगर उससे ऊपर जो है आपका बैंक द्वारा जो लोन दिया गया है वो आपका एज ए एसेट वर्क नहीं करता, वो NPAs में फॉल हो जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उससे पहले अलग कैटेगरी होती है SMA 0, 1, 2, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ARCs लुक ओवर द बैंक बैड एसेट्स एंड हेल्प, मतलब कि बैंक से लेकर वो हेल्प करते हैं कि इन बैड एसेट्स को किसी तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स में बदला जाए। और अगर ऐसा ना हो पाए किसी तरीके से या किसी कारण से, तो जितने से ज़्यादा उस एसेट्स के थ्रू अगर हम बना पाएँ पैसा, तो ये उन चीज़ों के ऊपर भी देखती है। तो सुदर्शन सेन सर द्वारा हेडेड कमेटी, जो कि RBI द्वारा बनाई गई थी देखने के लिए कि ARCs की वर्किंग को कैसे एनहांस किया जाए, तो यहाँ पर उन्हें कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई थी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट रिकमेंडेशन जो कि काफ़ी अच्छी उन्होंने प्रोवाइड की थी कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि उन स्ट्रेस्ड एसेट्स की सेल के बारे में यहाँ पर लोगों को बताया जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है कि ARC जो अकाउंटेबल रहे और ट्रांसपेरेंट रहे उन बैड एसेट्स के रिगार्डिंग, because there are some companies or persons who are really interested in bad assets too. Why? Because they use the SWOT analysis to make them profitable. तो यहाँ पर फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए। सेकंड जो रिकमेंडेशन यहाँ पर
कमेटी ने प्रोवाइड करी कि सेक्शन 5 ऑफ द सरफासी एक्ट 2002, जिसके तहत बैंक्स को ये पावर दी गई थी, अगर जिस जैसे हम बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है तो किसी कोलेटरल के बेसिस पर करता है, तो सरफासी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत जो है बैंक को ये पावर दी गई थी कि अगर कोई एनपीए यहाँ पर बैड एसेट बन जाता है तो आप उस कोलेटरल के ऊपर जो है जो भी प्रोवाइड किया गया था उस पर्टिकुलर पार्टी द्वारा, उस पर जो है आप अपना हक जमा सकते हो और उसको बेच के जितना आप रिकवर करना चाहते हो या कर सकते हो, आप कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पर सेकंड रिकमेंडेशन ये बढ़ाई गई कि एआरसी को भी इस सेक्शन 5 के अंडर लाया जाए ताकि वो उन कोलेटरल पर या फाइनेंशियल एसेट्स पर जो है अपना कब्ज़ा कर सके एंड टू मेक देम प्रॉफिटेबल। तो थर्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर ये दी गई कि एआरसीज़ को जो है एक प्रोवाइड किया जाए, उनको अलाउ किया जाए कि वो आईबीसी की प्रोसेस में जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं तो उनको भी ये यहाँ पर अलाउ किया जाए कि एआरसी भी यहाँ पर आईबीसी प्रोसेस के अंडर रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। सो दीज आर द रिकमेंडेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय द सुदर्शन सेन कमेटी विच आर और विच इज़ मेड बाय द आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आयरिस यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। तो आपको बताना है गिवन ऑप्शंस में से कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पर 10 सेकंड की विंडो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप अटैम्प्ट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्लाइमेट चेंज। तो आयरिस है क्या? आयरिस जो रिसेंटली इंडिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड अदर स्मॉल आइलैंड ग्रुप द्वारा बनाया गया एक इनिशिएटिव है जो कि इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन कोऑपरेशन इसमें आपको इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर स्मॉल आइलैंड्स जस्ट लाइक फिजी, मॉरिशस एंड जमाइका की कोऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आयरिस के थ्रू इसरो एंड अदर स्पेस एजेंसीज ऑफ दीज countries will provide the information and knowledge to these small island nations so that they can bear with the climate change, because इन small island जिनकी जो है आपकी अगर देखो जिनका एरिया इतना कम है एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ये काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज है वो इनके लिए काफ़ी जो है नुकसानदायक हो सकता है, बिकॉज सी लेवल राइज इतना ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज इफ़ यू अगर आपने आईपीसीसी की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी होगी कि 2050 और 2100 तक सी लेवल राइज इतना बढ़ जाएगा कि ये जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं ये बिल्कुल तरह से डूब जाएंगे और यहाँ पर जितना भी जनजीवन है वो सब एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो आयरिस इज़ द इनिशिएटिव जहाँ पर इन स्मॉल आइलैंड नेशंस को नॉलेज ट्रांसफ़र की जाए ताकि वो अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाए कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ यहाँ पर उनसे फाइट कर सकें। तो आयरिस इज़ अ पार्ट ऑफ द CDRI। व्हाट इज़ CDRI? CDRI इट इज़ द कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इनिशिएटिव। तो CDRI जो है वो लॉन्च किया गया था 2019 में इंडिया द्वारा ही। तो इसके अंडर जो है आपको नॉलेज जो है जनरेट की जाती है एंड ट्रांसफ़र की जाती है दूसरे नेशंस के साथ ताकि वो डिज़ास्टर एंड क्लाइमेट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकें। बिकॉज जो डिज़ास्टर और जो क्लाइमेट चेंज का हम प्रभाव देख रहे हैं, डिज़ास्टर यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह अर्थक्वेक आते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे नॉलेज यहाँ पर जनरेट की जाए और ट्रांसफ़र की जाए उन वल्नरेबल कंट्रीज़ के साथ ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बना पाए ताकि उन्हें लॉस कम से कम हो। बिकॉज वी आर नॉट दैट मच श्योर कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब आएगा। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का तो पता लगा सकते हैं कि वो कब टकराएगा, लेकिन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, इनकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर लोग रहते हैं तो उनकी जो जान माल का खतरा कम से कम हो, इस हिसाब से जो है ये नॉलेज जनरेट और ट्रांसफ़र का प्लेटफॉर्म है CDRI। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको ओड वन आउट करना है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर 10 सेकेंड्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप अटैम्प्ट कीजिए।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ इज़ राइट, सेकंड वन इज़ आल्सो राइट, थर्ड वन इज़ आल्सो राइट, बट द फोर्थ वन इज़ द रॉन्ग हेयर। वाई, ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो चलते हैं मैप की तरफ। सो जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द मिडल ईस्ट। एंड अगर मैं आपको जूम करूँ, अगर आप ये देखें तो दिस इज़ द सी ऑफ मरमरा, जो कि टर्की के अंडर आ जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द सही। एंड द सेकंड, जो इसमें हमने आयोनियन सी के बारे में बात करी, तो अगर मैं यहाँ पर जूम करके दिखाऊं तो दिस इज़ द आयोनियन सी एंड विच फॉल्स बिटवीन द इटली एंड द ग्रीस। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाता है। सो थर्ड वन इज़ द स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि आपको मिलेगा फ्रांस एंड यूके के बीच में। कहाँ पे? सो दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि आपको मिलेगा फ्रांस और यूके के बीच में। और ये इशू इसलिए भी आ रहा है बिकॉज जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यूके ने ईयू को छोड़ा है, तो फ्रांस और यूके के बीच में ये इशू आता रहता है फिशिंग का, कि फ्रांस के पर्सन्स को यूके की जो टेरिटोरियल वाटर्स है वहाँ पर फिशिंग करने का दिया जाए। बिकॉज पहले जो था ये अलाउड था, बिकॉज फ्रांस एंड यूके जो थे पहले दोनों ईयू का ही पार्ट थे, तो वो एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स में फ़िशिंग कर सकते थे। लेकिन आफ्टर ब्रेग्जिट ये यहाँ पर इशू पिछले काफ़ी महीनों से इन्वॉल्व हो रहा है। तो मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई टू अटेम्प्ट इट, यू हैव 10 seconds। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ अगर हम आए, जो बोलती है कि इंडिया इज़ द सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर आफ्टर चाइना। तो दिस इज़ द रॉन्ग वन। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। चाइना की बारी जो है वो खुद अपने आप में सेकंड नंबर पर फॉल करता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द रॉन्ग वन। सेकंड, जो कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम। तो जैसे कि आपको पता होगा, तो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस स्टेटमेंट के तहत जो है ये मिशन आपका हेल्प करेगा ऑयल प्रोडक्शन को 11 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने में 2025-26 तक। सो दिस स्टेटमेंट इज़ द राइट वन, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल, नॉट द चाइना। एंड इंडिया जो है अपना 60% ऑफ ऑयल डिमांड जो है वो इंपोर्ट करके पूरी करता है। यू कैन सी द मेजर चंक, 60% ऑफ द ऑयल डिमांड वो सारा का सारा बाहर से आता है, दूसरी कंट्री से। सो NMEO ऑयल पाम जो है, यहाँ पर जो मिशन है वो रिसेंटली अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो बूस्ट कर सके इस पर्टिकुलर मिशन के अंडर पाम ऑयल प्रोडक्शन को। तो पाम ऑयल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है पाम ऑयल मंगवाता है पर्टिकुलरली इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। तो NMEO OP के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कैसे? बिकॉज जो ऑयल प्रोडक्शन होएगी, पाम ऑयल का प्रोडक्शन होएगा इंडिया में ही होगा, तो जो आपके इंपोर्ट्स बिल हैं वो कम होंगे। एंड जो यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो रिलाई अपने आप में सेल्फ रिलायबल हो सकते हैं, और ख़ुद जो हैं आपको काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि फार्मर्स को किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद से यहाँ पर पाम की जो है कल्टीवेशन करेंगे एंड उसके थ्रू जो पाम ऑयल बनेगा, विच विल हेल्प टू मेक फार्मर्स सेल्फ रिलायबल एंड इंडिया टू। सो सेकंड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस, यानी कि जो हमारे प्राइसेस हैं वो 60%, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट कराए जाते हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि कंट्रीज़ की प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, अगर उनकी प्रोडक्शन लो हो जाती है तो प्राइसेस अपने आप जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज डिमांड के हिसाब से सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी। तो इस डिमांड सप्लाई कर्व को इंडिया तक ही सीमित रखना बाय
cultivation of these palm. So this is the second objective of the this mission. Third one is the कि अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल को 11 लाख मीट्रिक टन तक ले जाना 2025-26 तक, जैसा कि हमने सेकंड स्टेटमेंट्स में यहाँ पे पढ़ा। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे? फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव होएगी, वो सेल्फ रिलायबल बन पाएंगे, उन इंडिया के जो इम्पोर्ट्स बिल हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज 60% इज़ अ वेरी मेजर चंक। इफ़ यू कैन सी कि 60% हमारा जितना भी ऑयल डिमांड है बाहर से आएगा। अगर हम इसे रिड्यूस करके 30% तक भी ले आएँ तो हमारे इम्पोर्ट्स बिल जो हैं काफ़ी लो हो जाएंगे। तो थर्ड बेनिफिट इज़ द कि एक्सेस प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो वो आपको एक्सपोर्ट करने में भी यहाँ पर हेल्प करेगा, यानी कि इंडिया का ऑयल हम दूसरी कंट्री को भी बेच पाएंगे जो कि हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द वीडियो। तो शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल यूपीएससी पाथ एंड हिट द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स। एंड आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको सही नहीं लगा, क्या आपको 10 सेकंड से ज़्यादा की विंडो आपको प्रोवाइड की जाए फॉर द रनिंग वीडियो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन वाइजली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड बी कंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन।